नमस्कार सभी मित्रों को और सभी दर्शकों को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज फिर से जो है चंद्रशेखर जी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। आइए मेरे साथ बने रहिए अगले 40 से 50 मिनट और जानते हैं उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन के परिचय के बारे में, उनका जो है कार्य क्या, मैंने कौन से कार्य किए थे, क्या क्या कार्य किए थे और उस कार्य के दौरान उन्होंने क्या क्या जो है उनके सामने कठिनाइयां आई और उन्होंने उस कठिनाइयों का सामना कैसे किया, उन सब के बारे में हम चर्चा। आइए, बात उन दिनों की है जब क्रांति की चिंगारी धीरे धीरे आग पकड़ रही थी पूरे भारत देश में। और उस समय वो आ, मूल जो है प्रायः साधु के वेश में ही घूमते थे, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार की सेनाएं थी वो उसे उन्हें उन सभी क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए जो है हमेशा तत्पर रहते थे। इस वजह से चंद्रशेखर जी को कभी साधु के वेश में, कभी सन्यासी के वेश में, इस तरह से रहना होता था। तो उस समय जब क्रांति की चिंगारी पूरे देश में पकड़ रही थी आग, तो शासन, जो ब्रिटिश शासन है, जब अन्याय हो जाता है तो उसका विरोध तो होता ही है, क्षमा कीजिए, परंतु क्रांतिकारियों का यह विरोध कोई सामान्य विरोध नहीं था। इस विरोध में सच्चाई थी और त्याग की ताकत छिपी हुई, और यह ताकत भारतीय क्रांतिकारियों को मातृभूमि के प्रति प्रबल अवस्था एवं बलिदान की ताकत से मिली। उन क्रांतिकारियों का लक्ष्य था कि इस अत्याचारी ब्रिटिश शासन से मुक्ति। वे खुद शासक नहीं बनना चाहते थे, उनके अंदर किसी प्रकार विस्वार्थ की भावना कदापि नहीं थी, अपितु उनके सारे बलिदान, सारे कृत्य भारतीय जनमानस को अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए थे। और शायद यही कारण था कि ब्रिटिश शासन की नजर में वे सबसे ज्यादा खटकते थे। वो क्रांतिकारी काशी के एक मोहल्ले में रहते थे। वहां एक मकान के आगे एक बोर्ड लगा था, कल्याण आश्रम। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल उजाड़ लगता था। उस मोहल्ले में रहने वालों को यही पता था कि इस मकान में कुछ आवारा किस्म के लड़के रहते थे, जो दिन भर बेसुर बेताल गाया करते थे। उस मकान में रहने वालों को मोहल्ले वालों का कोई व्यक्ति नहीं जानता था। मकान का जो बाहरी कमरा था, अक्सर उसकी खिड़कियां खुली ही रहती थी। खिड़की से झांकने पर कमरे में तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्र बिखरे दिखाई देते थे तथा सामान अस्त व्यस्त नजर आता। या तो बाहरी कमरे का जो यह नजारा था, परंतु भीतरी कमरे का दृश्य इसके बिल्कुल विपरीत था। बाहर का कमरा जानबूझकर वैसा बनाया गया, जबकि भीतरी कमरे में उस युग के महान क्रांतिकारियों की गुप्त बैठकें होती थी। वास्तव में वह भीतरी कमरा क्रांतिकारी युवाओं का अड्डा था। एक दिन वहां दल की बैठक का प्रस्ताव रखा गया। बैठक का प्रमुख विषय था धन की व्यवस्था। मातृभूमि की सेवा के लिए धन की आवश्यकता थी। दो डकैतियां पहले ही असफल हो चुकी थी, इसीलिए क्रांतिकारियों के सामने यह गहन चिंता का विषय था कि आखिर धन की व्यवस्था कहाँ से और कैसे की जाए। धन इकट्ठा करने वाली विभिन्न योजनाओं पर विचार किया जा रहा था। अब डकैती की योजना बनाना तो व्यर्थ ही था। सबको बस एक ही चिंता सताए जा रही थी कि आखिर धन आए तो कहां से आए। उन क्रांतिकारियों में एक थे रामकृष्ण खत्री। खत्री जी अपने छद्म वेश में साधु का रूप बनाकर रहते थे। उनके इस रूप पर शायद ही ब्रिटिश खुफिया पुलिस का कोई कर्मचारी संदेह कर पाता। उनका सिर्फ वेश ही नहीं बल्कि रहन सहन भी साधु सन्यासी जैसा था। रामकृष्ण खत्री धन की समस्या से काफी चिंतित थे। उन्होंने बिस्मिल्लाह को, क्षमा कीजिए, बिस्मिल को धन जुटाने का एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, पंडित जी, एक उपाय है। अगर आप यह उपाय कर पाए तो जितने धन की आवश्यकता हमें है उससे कहीं ज्यादा हमें प्राप्त हो सकती है।
सबके चेहरे पर प्रसन्नता खिल गई। बिस्मिल ने कहा, खत्री जी अगर कोई उपाय है तो आप बताते क्यों नहीं? इसमें खतरा चाहे जितना हो, हम करेंगे। पंडित जी, मेरे ख्याल से इसमें खतरा तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हम सावधानी से काम करें तो बड़ी आसानी से यह धन इकट्ठा कर सकते हैं। अरे खत्री साहब, खतरा भी नहीं है और धन भी मिल सकता है। तो आखिर बताते क्यों नहीं है आप? आजाद थोड़ा झुंझला कर, दरअसल गाजीपुर में एक साधु है, वह एक बहुत बड़ी कुटी का महंत है, मठ का महंत है। खूब धन जुटा रखा है उसने। धर्म के व्यवसाय में उसने अच्छे रकम इकट्ठा की है। आजकल वह बीमार चल रहा है। बस ऐसा समझिए कि मरने ही वाला है। आप अपना कोई योग्य अधिकारी, यानी वह अपना कोई योग्य अधिकारी तलाश रहा है ताकि उसे अपनी गद्दी सौंपकर शांति पूर्वक जो है मर सके। यदि हम में से कोई एक उसका शिष्य बन जाए तो निश्चित रूप से हमें अपनी वांछित रकम से ज्यादा धन प्राप्त हो सकता है और हमारी समस्या आसानी से सुलझ सकती है। खत्री जी की बात सबको पसंद आई और हालांकि यह काम कुछ जटिल था, परंतु जटिलता के मुकाबले मिलने मिलने वाला धन भी कम नहीं था। सब सोच रहे थे कि अगर ऐसा हो सके तो बड़ी आसानी से सभी समस्याएं सुलझ जाए। समस्या अब यह थी कि आखिर साधु का शिष्य बनेगा। साधु का शिष्य बनने के लिए साधु जैसा व्यक्तित्व और रहन सहन भी वैसा ही होना चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि भी उठानी पड़ सकती है। सभी लोग सर्वसम्मति से चंद्रशेखर आजाद को ही इस काम के लिए चुना। हालांकि आजाद ने कहा कि यह सब करना एक व्यक्ति को धोखा देना होगा जो उन्हें कतई मंजूर नहीं था, परंतु बिस्मिल ने उन्हें बहुत समझाया कि यह धोखा कोई धोखा नहीं होगा। साधु कोई गृहस्थ नहीं है जिससे कि उसके परिवार को परेशानी हो। वह धन कोई ना कोई तो लेगा, फिर वह धन देश के ही काम आ जाए तो क्या बुरा है। विवश होकर आजाद गाजीपुर जाने के लिए राजी हो गए। वे गाजीपुर में उस महंत के पास पहुंचे और उनसे उनका शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। महंत आजाद की सुंदरता और उनके गठीले शरीर, ब्रह्मचर्य के तेज से उनके दमकते चेहरे को देखकर बहुत प्रसन्न। आजाद के बात करने का ढंग भी इतना मोहक था कि वे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और उन्हें अपना मुख्य शिष्य बना लिया। चंद्रशेखर प्रकृतितः आजाद प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इस तरह एक आश्रम में बनकर रहना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सो भला स्वतंत्र रूप से नीले आकाश की गहराइयां नापने वाले किसी पंछी को सोने का पिंजरा भी मिल जाए तो उनको कहाँ भाता। फिर भी किसी तरह उन्होंने उस आश्रम में 2 महीने बिताए। फिर उनका एक एक पल बड़ी मुश्किल और कठिनाई से गुजरने लगा। उनका मन वहां बिल्कुल नहीं लग रहा था। कोई किसी भी तरह वहां से निकल भागना चाहता। एक दिन उन्होंने अपने साथियों को पत्र लिखा, महंत जी दिनों दिन मोटे होते जा रहे हैं। अब तो उन्होंने खूब फल फूल भी उड़ाने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल उनके मरने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कृपया आप लोग मुझे यहाँ से छुड़ा ले जाए। सो पत्र काशी में उनके साथियों के पास पहुंचा। मंथन मनंत नाथ गुप्त तथा गोविंद प्रकाश तत्काल गाजीपुर के लिए रवाना हुआ। महंत जी के पास पहुंचे, दोनों ही साधु वेश में थे। भेंट होने पर और कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्होंने आश्रम के परिसर में घूमना शुरू। आश्रम जो है एक मठ के रूप में था। आश्रम को देखकर मनंत नाथ गुप्त कुछ सोच कर बोले, अगर किसी तरह यह स्थान अपने दल के पास आ जाए तो बहुत उपयोगी साबित होगा। इसका एक गढ़ के रूप में उपयोग हो सकता है, साथ ही धन की भी कोई कमी नहीं रही। घूमते घूमते उनकी मुलाकात आजाद से हो गई। मनमथ नाथ
गुप्त एवं गोविंद प्रकाश ने उसने बहुत समझाया तथा उन्हें उन्होंने कुछ दिन और वहां रुकने का अनुरोध किया। इस तरह समझा बुझा कर दोनों काशी चले आए। साथियों के मानने और समझाने मनाने और समझाने बुझाने के बाद आजाद वहां रुक तो गए, परंतु उनके मन में फिर पूर्ववत विचार आने लगे। वे अब उस मठ में उब गए। वे यथाशीघ्र मुक्ति चाहते थे। वे अक्सर सोचते थे महंत के मरने के कोई आसार तो नहीं, और जब तक महंत जी मरते नहीं यहाँ रुकना बेकार है। सब कुछ अनिश्चित है यहाँ, इसलिए तो मैंने घर नहीं छोड़ा था। इसीलिए तो मैंने घर नहीं छोड़ा था। मैं मातृभूमि की सेवा करने से वंचित और यहाँ बैठकर साधु महाराज की सेवा कर। सो यह विचार उनके मस्तिष्क में निरंतर प्रभावी होने लगा। इस विचार के प्रभाव से उनका मन बहुत खिन्न रहने लगा। महंत जी भी अब उनसे पूछने लगे थे, क्या बात है बेटा, इतना परेशान क्यों रहता है। अब आजाद को यह लगने लगा कि कहीं इस खिन्नता के कारण उनका भेद न खुल जाए और उनकी वास्तविकता न जाहिर हो। अतः एक दिन वे बिना किसी को बताए मठ छोड़कर चले गए, और इस तरह महंत का धन क्रांतिकारियों के हाथ कभी ना आ सका। उनकी आशाओं पर पूरी तरह से पानी फिर गया। इस तरह धन जुटाने की उनकी एक और कोशिश बेकार साबित। आइए अब बात करते हैं उनके संगठन नेतृत्व। आजाद जी के, चंद्रशेखर आजाद जी के कुशल संगठन नेतृत्व की उनकी चर्चा करते हैं। उस समय कहते हैं कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सारा देश एकजुट हो रहा था। हर तरफ आंदोलन चलाए जा रहे थे। ब्रिटिश शासन का पुरजोर विरोध हो रहा था। जगह जगह संगठन बनाए जा रहे थे और सभी का बस एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य था, स्वतंत्रता, अंग्रेजों की दास्ता से आजादी। इस महासंग्राम में आजाद एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में चिरस्मरणीय रहेंगे। उनके प्रयत्नों से कई लोग इस संगठन में शामिल हुए जो निश्चित रूप से प्रखर राष्ट्रवादी, वीर तथा देशभक्त थे। इनमें हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग आया करते थे। हर कार्य क्षेत्र से लोग आते और देश सेवा के इस महायज्ञ में अपना योगदान देते थे। ऐसे ही एक दक्ष मिस्त्री भी था जो दल के लोगों के लिए हथियार बनाया करता था। आजादी की यह कथा संघर्ष और त्याग की कथा, वह कथा है जिसे पढ़ सुनकर यह यकीन ही नहीं आता कि हाड़ मांस के कुछ लोग ऐसे भी हुए थे जिनके लिए अपना स्वार्थ, अपनी आवश्यकता अर्थहीन थी, जिनके लिए देश ही सब कुछ था, राष्ट्र ही सर्वोपरि था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कथा में इन क्रांतिकारियों की स्थिति बहुत मार्मिक रही। उन्होंने बड़ी बड़ी यातनाएं सही, पीड़ा, दुख और दर्द उनके सहचर बन गए। हर कष्ट उन्होंने हंसकर सहे, खुशी खुशी प्राणों की आहुतियां दे डाली। जिस प्रकार उन्होंने यह सब किया वह संपूर्ण विश्व के इतिहास में और कहीं भी दुर्लभ, ये जो है कहीं भी मिलना दुर्लभ है। अपना पेट भरने के लिए, तन ढकने के लिए ये लोग मजदूरी करते हैं। जिस कमाई से अपना तन ढकना भी बहुत बहुत मुश्किल होता था, उसी में से बड़ी कंजूसी से कुछ बचा पाते थे। इसी ढंग से ये कुछ शस्त्र आदि खरीदते थे। शस्त्रों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी एक बड़ी समस्या थी। धन की अत्यधिक कमी के बावजूद वे कभी इन कार्यों के लिए पहले तथा दूसरे दर्जे की टिकट खरीद कर भी यात्रा करते थे। हथियारों का इस तरह से स्थानांतरण बहुत खतरनाक था। ब्रिटिश सरकार के जासूस कुत्तों की तरह उनकी टोह लेते फिरते थे, फिर भी अपनी जान पर खेलकर ये क्रांतिकारी उन कामों को पूरा करते थे। वे कभी भूखे रहकर तो कभी कॉफी की चाय पीकर ही अपना काम चला लेते थे। ऐसा भी नहीं था कि ऐसे वे कभी कभी करते थे, बल्कि ऐसा उन्हें अक्सर ही करना पड़ता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि महीनों तक उनके शरीर पर लंगोट के अलावा और कोई वस्त्र नहीं होता था। फिर भी उन्होंने किसी से कोई शिकायत नहीं होती, बल्कि एक तरह से आत्मसंतोष ही मिलता था।
यह जिंदगी उन लोगों के किसी के दबाव अथवा कहने में आकर नहीं अपनाई थी, बल्कि अपनी खुशी से अपनाई थी। इतनी तो बस एक ही आवश्यकता थी इनकी, स्वतंत्रता। एक ही लक्ष्य था, आजादी, और एक ही स्वप्न था, स्वशासन। एक बार कहते हैं आजाद किसी सोच में गुम बैठे थे। धन की कोई प्रबंध कहीं से भी नहीं हो पा रहा था, तो का एक शुभचिंतक उनके पास आया। आते उसने 2,000 रुपए उनके हाथ में रख दिए। ये रुपए कैसे हैं, आजाद ने इस तरह से पूछा। तो आजाद भाई, मैंने सुना है कि आपके माता पिता आजकल काफी परेशानी में है, आप यह पैसे कृपा करके उन्हें भेज दें। हम लोग ने ये पैसे मिलकर इकट्ठा किए हैं। सुना है आजकल उन लोगों को खाने पीने तक के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। आप यहाँ देश सेवा में लगे हैं, अतः आप इन रुपयों को कृपा करके घर भेज दें। उस व्यक्ति की बातों से आजाद के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट दौड़ गई। उनके मन में उस समय रुपए के प्रबंध की बात घूम रही थी। उन्होंने कहा, बाबा विश्वनाथ ने आपको बहुत उचित समय में भेजा है। हमें दल के संचालन के लिए इस धन की बहुत आवश्यकता थी। सचमुच यह एक दैवी कृपा है जो आपको ईश्वर ने समय पर भेज दिया है। यह धन अब हमारे बहुत काम आएगा। आपकी सहायता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच बहुत समय बाद यह धन हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन पंडित जी, ये पैसे तो आपके घर के लिए है, ये पैसे तो आपके माता पिता के पास पहुंचाने के चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, मित्र, आजाद ने बोला, मित्र, क्या केवल मेरे माता पिता ही कष्ट में हैं? भाई, देश सेवा में सबको बलिदान करना पड़ता है। आजाद ने बड़ी ही गंभीरता से कहा। वह व्यक्ति आजाद का चेहरा देखता रह गया। यह कैसा व्यक्ति है जो इतनी परेशानी में भी इस तरह की बात कर सकता है? श्रद्धा वतन हो, श्रद्धा वतन वनत हो, तो वह व्यक्ति उठकर वहां से चला गया। परंतु ये 2,000 रुपये किसी संगठन को चलाने के लिए आखिर क्या मायने रखते? कुछ दिनों बाद उन्हें फिर धन की आवश्यकता पड़ी। इस बार 4,000 रुपये की सख्त आवश्यकता थी। यूं तो क्रांतिकारियों से हमदर्दी रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी, परंतु इस तरह बार बार धन की मदद भी कोई कहाँ से करता। आजाद ने बहुत प्रयास किया, परंतु धन की आवश्यकता की पूर्ति कहीं से भी नहीं हो पा रही थी। आखिर थक हार कर वे अपने एक मित्र के पास गए। उनका वह मित्र लेन देन का ही काम करता था। वह आजाद का बहुत सम्मान करता था। आजाद से बोले, भाई, क्या तुम्हारा यह लेन देन हमारे भी किसी काम आ सकता है? तो उस आदमी ने बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं आजाद भाई, बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मुझे 4,000 रुपए की सख्त आवश्यकता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आजाद ने कहा, लेकिन इस समय तो हमारे इतने रुपए मेरे पास नहीं है। हाँ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारी यह मदद मदद जरूर करूँ। सो रुपए की आवश्यकता तो अभी है भाई। रुपए मुझे आज ही चाहिए। मैं तुम्हारा यह ऋण 6 महीने में चुका। उस आदमी को आजाद पर पूरा विश्वास था। वह जानता था कि आजाद कभी झूठ नहीं बोलते, और वैसे भी आजादी के इस दीवाने को धन अपने लिए तो चाहिए नहीं था। उनकी जो भी आवश्यकता होती थी वह देश सेवा के लिए ही थी। उसे पता था कि आजाद के मुंह से निकली बात पत्थर की लकीर होती है। जो बात मुंह से निकल गई वो निकल गई। चांद और सूरज अपने स्थान से टल सकते हैं, परंतु आजादी के इस मतवाले को या मतवाले की कही बात नहीं टल सकती। वह तुरंत उठा और आजाद को इंतजार करने के लिए कहकर चला गया। फिर कुछ देर में ही वह 4,000 रुपए लेकर आया। उसने आजाद के हाथ में धर दिए। आजाद का काम चल गया। उन्होंने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और लौट गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े लोग हर तरफ क्रांति लाना चाहते थे। वे कभी कभी गुप्त रूप से पर्चे भी छपवा कर बांटते थे। जन जन में चेतना के लिए पर्चे जगह जगह पर बांटे जाते थे। एक बार एक ऐसा पर्चा छप गया जिसमें जनता को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उकसाया गया था। उस पर्चे में क्रांति दलों के कार्यों के बारे में लिखा गया था और जनता को बताया गया था कि किस तरह क्रांति दल के लोग स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे थे। पर्चा बांटने के लिए कुछ ऐसा तय किया गया था कि वे सभी पर्चे एक ही दिन सारे देश में बंट जाए।
यह काम गुप्त रूप से होना था, क्योंकि अगर सरकार को, ब्रिटिश सरकार को तनिक भी खबर हो जाती तो वो पर्चे जब्त कर लिए जाते और गिरफ्तारियां आरंभ हो जाती। बनारस में पर्चा बांटने का काम आजाद को सौंपा गया। उन्होंने यह कार्य इतनी कुशलता के साथ किया कि सभी लोग चकित रह गए। स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद एवं सरकारी कार्यालयों तक में पर्चे पहुंचे थे। जहां देखो लोग पर्चे पढ़ते दिखाई देते थे। आजाद का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि कोई भी उनके कहे काम को टाल नहीं सकता। पर्चा बांटने के इस काम में नौकर, चपरासी और अन्य सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने उसका साथ दिया था। देश हित के लिए उन सभी लोगों ने अपना योगदान खुशी से दिया। आइए अब अगले पड़ाव पर पहुंचे हैं। यहाँ पर बात उनकी अब करेंगे जब वे चांदनी चौक, दिल्ली में चांदनी चांदनी चौक करके जगह का नाम है, वहां एक घटना हुई थी। अब आइए उस घटना के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। उस घटना का चंद्रशेखर जी से क्या संबंध। कहते हैं एक दिन सवेरे सवेरे ही चंद्रशेखर से मिलने उनका एक मित्र आप आ धमका। यह वही मित्र था जिसने चंद्रशेखर को 4,000 रुपए कर्ज दिए थे। वह व्यक्ति कहने लगा, देखो आजाद, मुझे रुपए वापस चाहिए, लेकिन मैंने तो 6 महीने में वापसी का वादा किया था, अभी तो 3 ही महीने हो गए। भाई कह रहा, जो मित्र था वो कह रहा, भाई तुम सही कह रहे हो, परंतु मेरी परेशानी यह है कि जिस व्यक्ति ने मुझे रुपए दिए थे वह अपना पैसा अभी वापस मांग रहा है और इस समय मेरे पास पैसे नहीं है, वरना मैं ही चुका देता। तुम उससे कहो हम कुछ समय बाद उसका रुपया वापस कर देंगे। वैसे भी यह लेनदारी का सिद्धांत नहीं है। वादे से पहले रुपए मांगने का क्या मतलब। तुम उसे समझाओ कि हम समय से पहले ही उसका रुपया वापस कर देंगे, वह जितना भी ब्याज लगाएगा वह भी दे देंगे, चंद्रशेखर ने कहा। तो उस मित्र ने बोला, आजाद भाई, मैं यह बात उससे कई बार कह चुका हूं, परंतु वह मानता ही नहीं। कहता है कि इसी समय उसे रुपए की सख्त आवश्यकता है। आजाद थोड़ी देर खामोशी से कुछ सोचते रहे और फिर बोले, ठीक है, शाम को तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। यह कहकर वह वहां से निकल गए। दिन के 2 बज रहे होंगे। दिल्ली के प्रसिद्ध बाजार चांदनी चौक में लोगों की भारी भीड़ थी। लोग अपने अपने काम धंधों में व्यस्त थे। कोतवाली से थोड़ा आगे ही जौहरी की एक दुकान में एक नवयुवक प्रविष्ट हुआ। नवयुवक ने एक दो चीजें देखी, कुछ मोल भाव किया और फिर बाहर की ओर हाथ से इशारा किया। 8-10 नवयुवक दुकान में आकर घुसे। सभी के हाथों में असले थे। नवयुवक ने जौहरी के माथे पर ने पिस्तौल की नली रख दी और बोला, सेठ, हमें देश के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता है, इसीलिए ले जा रहे हैं। सेठ बेचारा क्या बोलता, चुपचाप उन नवयुवकों को देख रहा था। देखते देखते उन्होंने 14,000 रुपए लूट लिए। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर उन नवयुवकों को रोकें। लोगों की जो सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ ही वह काम आई। शाम को चंद्रशेखर अपने उस मित्र को 4,000 रुपए देने पहुंच गए। मित्र को चांदनी चौक वाले घटना की जानकारी हो चुकी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, आजाद भाई, रुपया हासिल करने का यह तो कोई तरीका नहीं हुआ। आजाद के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। वे कहने लगे, तुम ठीक कह रहे हो, वास्तव में यह कोई तरीका नहीं है, परंतु जिस तरीके से आनंद फानन में 4,000 रुपये हासिल हो सकते थे, कृपा करके तुम मुझे वही तरीके बता दो। लेकिन मित्र ने कुछ कहना चाहा। देखो भाई, आजाद ने उसे समझाते हुए कहा, तुमने कभी यह सोचा कि ये पूंजीपति गरीब और मजलूम लोगों का खून चूस कर रुपया कमाते हैं और फिर या तो यह रुपया उनके घर पर पड़ा सरार सड़ता है या फिर उनकी मौज मस्ती की भेंट चढ़ जाता है। ऐसे में अगर वो यह रुपया देश के काम आ जाए तो कोई गुनाह तो नहीं हो जाएगा। लेकिन तुम्हें डाका डालने में थोड़ी हिचक तो होनी चाहिए। इस तरह किसी को लूटना। मांगने पर वह सेठ मुझे पैसे दे देता क्या। चंद्रशेखर की आवाज थोड़ा भारी हो चली। और मांगने पर अगर कोई ना दे तो हम क्या करें। अगर हम डाका नहीं डालते तो धन आएगा कहाँ से। यह धन गरीबों का है और सारे देश का है। ऐसे में अगर यह धन देश के काम आ जाए तो क्या बुराई है। आखिर इसका उपयोग हम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए तो नहीं कर रहे थे ना।
वह मित्र आजाद की बातों से निरुत्तर हो चुका था। उसके पास पूछने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। उसने अपना रुपया वापस लिया और चला गया। आजाद ऐसे ही थे, बातों के धनी। अगर वे चाहते तो उस मित्र को इनकार कर सकते थे, उसे स्पष्ट रूप से कह सकते थे कि जब वापसी का समय 6 महीने निर्धारित हो चुका था तो वह बीच में रुपया नहीं दे। परंतु उन्होंने वैसा नहीं किया, बल्कि अपनी जान की बाजी लगाकर भी वचन पूरा किया। आज आजाद के अंदर सामान्य मानवीय गुण नहीं थे। उनके हाथ गोली चलाने में बहुत निपुण थे। उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। वह हमेशा पिस्तौल अपने पास रखते थे, परंतु कभी विषम से विषम परिस्थिति में भी उन्होंने किसी बेगुनाह की तरफ अपनी पिस्तौल का रुख नहीं किया। कोई बेगुनाह उनके हाथों घायल भी हुआ हो, ऐसी एक भी घटना सारे इतिहास में नहीं मिली। एक बार चंद्रशेखर जी अपने साथियों के साथ एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। सभी लोग आपस में बातचीत करते हुए चले जा रहे थे। तभी एक साथी ने कहा, आजाद भाई, जरा आपकी निशानेबाजी देखी जाए तो हम लोग का थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा और आपको आपकी निशानेबाजी को परखने का मौका भी मिल जाएगा। आजाद रुक गए और थोड़ा हंसकर बोले, ठीक है, बताओ कहाँ निशान लगाओ, या आप हम पर ही छोड़ते हैं, या हम आप पर ही छोड़ते हैं। आप जहाँ ठीक समझे निशाना लगाएं, हमें तो देखने से मतलब है। आजाद ने इधर उधर नजर डाली और इशारा करते हुए बोला, वह देखो, यहाँ से लगभग 30 गज पर जो पैर दिखाई दे रहा है, उसका उसका जो छोटा सा पत्ता लटक रहा है, मैं उसी पर निशाना लगा रहा हूं। सभी की नजरें उसी पैर के छोटे से पत्ते पर जा रुक गई। हाँ, एक जोरदार आवाज के साथ गोली मारकर छोड़ी, पर निशाना चूक गया। पिस्तौल से दूसरी गोली भी छूटी, परंतु पत्ता वहीं एक तरफ लटक रहा था। तो तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह 5 गोलियां चली, परंतु पांचों बेकार। पत्ता वहीं का वहीं लटक रहा था। एक भी गोली पत्ते को छू नहीं पाई। सभी को बेहद आश्चर्य हो रहा था, परंतु सबसे ज्यादा आश्चर्य तो स्वयं आजाद को हो रहा था। वे चौंक कर बोले, आश्चर्य है, आज तक मेरा निशाना कभी नहीं चुका। आज पता नहीं क्या हो गया है, पत्ते पर एक भी गोली नहीं लगी, ऐसा क्यों? सभी पैर के पास गए, सामने से पत्ते की ओर देखा तो सबके मुंह से वाह निकल गया। पत्ता 5 जगह से छिदा हुआ। आजाद की निशानेबाजी आज तक बेमिसाल मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि उस तरह का निशानेबाज आज तक कम ही हुए। आइए अब बात करते हैं उनके माँ के बारे में, चंद्रशेखर जी के माँ के। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आजाद के एक बड़े भाई थे, सुखदेव। इस समय आजाद काशी में पढ़ रहे थे, सुखदेव पोस्टमैन बन गए। यही यह नौकरी उन्होंने केवल 2 साल की थी कि उन्हें भयंकर रूप से निमोनिया हो गया। स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन बहुत चिकित्सा कराने के बाद भी कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया, और अंततः जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए मृत्यु से हार गए और सन 1925 में उनका देहांत हो गया। भाई की मृत्यु के समय आजाद का कोई अता पता नहीं था। अब उनके पिता को गुजरे भी 2 साल हो चुके थे। माता जगरानी देवी कानपुर में एक घर में अकेली रहती थी। पति तथा एक पुत्र तो यह संसार छोड़कर जा चुके थे, और एक पुत्र भी बेतरागी बनकर माँ भारती की सेवा में स्वयं को समर्पित कर चुका था। जगरानी देवी का छोटा बेटा आजाद अधिकतर बाहर ही रहा करता था। कभी 4 दिन तो कभी 8 दिन बाद घर आता था, और एक दिन या एक रात से ज्यादा नहीं रुकता था। कभी कभी तो माँ जगरानी देवी अपने बेटे को देखने के लिए तरस जाते। इस बार आजाद को घर से गए 10-12 दिन बीत चुके थे। घर पर माँ बैठी सोच रहे थे कि आजाद कहाँ हो। बेटा सरकार के विरोध में लड़ रहा था, देश की सेवा में लगा था, लेकिन ये अंग्रेज तो बहुत निर्दयी है, अपने विरोधियों को मार डालते हैं। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा कर। माँ उदास थी। पिछला जीवन चलचित्र की भांति उसके सामने घूर रहा था। 3 बेटे तो जन्म लेते ही उसे छोड़कर चले गए। एक बेटा जवान होकर गुजर गया था। काल देवता को शायद उसकी आवश्यकता आ पड़ी थी। अब रहा सहायक आजाद था, उनका मात्र एक अवलंब, उनके जीवन का एकमात्र सहारा, परंतु अब वो पता नहीं कहाँ।
माँ होने का कौन सा अरमान पूरा हुआ उनका, शायद ईश्वर कुछ लोगों के नसीब में उनके किसी अरमान की पूर्ति नहीं लिखता है। माँ ने इन्हीं ख्यालों में घूमती कि तभी आजाद आ गए। उन्हें देखकर माँ को तो जैसे मुंह मांगे मुराद मिल गए। उनके दो साथी भी उनके साथ थे। उन्होंने आते ही कहा, माँ बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो ना। आजाद को देखते ही माँ का रोम रोम खिल उठा था। वह बोली, बेटा मैं अभी खाना बनाती हूँ, तब तक तू पेड़े खा। तुझे पेड़े बहुत अच्छे लगते हैं ना, मैंने तेरे लिए पहले से ही पेड़े ला कर रखे थे। रोज तेरे बारे में ही सोचती रहती, दिन रात तेरी राह देखती। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि तू ठीक ठाक घर आ गया। अपने साथियों के साथ पेड़े खा, तब तक मैं खाना बनाती। तीन साथियों ने पेट भरकर पेड़े खा और सो गए। माँ इधर रसोई में खाना बना रही थी। वे कई व्यंजन बना रहे थे, जिनमें पूरी सब्जी हलवा वगैरह शामिल थे। सोच रही थी कि उनके बेटे न जाने कब से अच्छा खाना नहीं खाया हो। माँ ने उन्हें जगाया, तीनों ने स्नान किया, खाना खाया, फिर चलने की तैयारी करने लगे। माता जगरानी देवी चुपचाप सब देख रही थी। उनके अंदर मानो कुछ टूट सा रहा था। उनका गला भर आया। वे बोली, बेटा क्या तू एक रात भी नहीं रुक सकता माँ के पास? नहीं माँ, आज नहीं रुक सकता, बहुत से काम है। काम तो तू हमेशा ही करता है, क्या तुम अपनी माँ के लिए एक दिन भी नहीं रुक सकता? बेटा, तुझे मेरी ममता की तनिक भी परवाह नहीं है? माँ ऐसा मत कह, ममता के लिए तो ही यह सब कर रहा हूं मैं। माँ दुख उठाए और बेटा चुपचाप देखते रहे। उस बेटे को धिक्कार है। माँ चंद्रशेखर की बात समझ नहीं पाए। वे सोचने लगे कि यह मुझे कौन सी खुशी दे रहा है। बेटा तू यह क्यों नहीं समझता कि मेरा सुख तो तभी है जब तू मेरी आंखों के सामने रहे। मेरे पास से दूर जाकर तू मुझे कौन सा सुख दे रहा है? माँ तुम्हारा यह सुख झूठा झूठा है। भारत माँ जो 33 करोड़ पुत्रों की माता है, आज गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, करा रही है। उसके पुत्र निकम्मे हो रहे हैं। वह तो मेरी तुम्हारी हर भारतवासी की माँ है। मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता। परंतु बेटा तू कैसे उसका दुख दूर कर सकता है, इस देश को गुलामी से आजाद आजाद करा कर। माँ, आजाद की बात सुनकर माँ का हृदय कांप उठा। वे डर कर बोली, बेटा तो इतनी बड़ी अंग्रेज सत्ता का विरोध कर रहा है, कहीं वे तुम्हारा कोई अनिष्ट न कर दे। आजाद हंसकर बोले, माँ तू आजाद की माँ होकर ऐसी बातें कर रही हो? जब देश में 33 करोड़ चंद्रशेखर हो तो अंग्रेज एक चंद्रशेखर का अनिष्ट भी कर दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? यदि यह चंद्रशेखर मर भी गया तो यकीन करो माँ, इस देश में हजारों चंद्रशेखर और पैदा होंगे। एक चंद्रशेखर मरकर हजारों चंद्रशेखरों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। सब एक हो उठेंगे और देश को जो लहर उठेगी उसमें यह ब्रिटिश सत्ता रेत के किले की तरह ढह जाएगी। देश में क्रांति की लहर दौड़ उठेगी। हर तरफ अंग्रेजों की पराजय होकर ब्रिटिश राज का तख्ता पलट हो जाएगा। बेटा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? देश के बड़े बड़े नायक महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सब ने पहले बहुत कुछ सीखा और तब देश की सेवा में जुटे। तुम्हें तुम्हें भी पहले शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उसके बाद सेवा में लगो। फिर मैं कुछ नहीं कहूँ। माँ शायद तू ठीक कह रही है, परंतु जीवन भी कभी ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है कि व्यक्ति को स्वयं को ईश्वर व्यवस्था के आगे सौंप देना पड़ता है, जहाँ मानव की अपनी सीमाएं इतनी संकुचित और अर्थहीन होकर रह जाती है कि वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। जिन लोगों का नाम तुम ले रही हो, उन्होंने पूरी तरह सोच समझ कर देश सेवा में कदम रखा है, परंतु मुझे तो सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। बस एक पल में ही लगा कि मेरी माँ दुखी व पीड़ित होकर मुझे पुकार रही और मैं अनजाने अनसोचे इस आग में कूद पड़ा। मैंने अपने कर्तव्य की पुकार पर मेरा यह समर्पण शायद ईश्वर व्यवस्था के उसी चक्र का परिणाम था जो निरंतर संपूर्ण संसार की व्यवस्था को अपनी इच्छा अनुसार संचालित कर रहे। अतः हे माँ, अब वह वक्त मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। अब तू चाहो तब भी वहां लौट कर वापस नहीं जा सकता। आज पूरा देश गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ने के लिए व्याकुल है। ऐसे में मेरी वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन तुम मुट्ठी भर नौजवान कैसे इतनी बड़ी राज सत्ता को चुनौती दे पाओगे बेटे? वे लोग संख्या में बहुत अधिक हैं और तुम लोग बहुत कम, फिर उनके पास शासन सत्ता की भी ताकत है। माँ, एक चिंगारी से बड़ी
सर्वांगीण लग जाती है, बूंद बूंद करके सागर बन जाता है। माना कि हम संख्या बल में बहुत कम है, परंतु तुम देखना माँ, वह दिन दूर नहीं है जब यह सारा देश हमारे साथ होगा और हम सब मिलकर बड़ी आसानी से गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंक देंगे। जिस दिन यह सारा देश एक हो गया माँ, उस दिन गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ फेंकने में मिनट भर का भी समय नहीं लगेगा। तेरी बड़ी बात है, मेरी समझ में तो नहीं आती, लेकिन इतना तो मैं अवश्य अवश्य ही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी देश में इस ब्रिटिश शासन का अंत हो जाए और हम माओ को उनके पुत्र क्षमा कीजिए, वापस मिल जाए, इस देश में सुशासन की स्थापना हो। यही स्वप्न तो हम सब लोगों का है माँ, और इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए हम अपने प्राणों की बाजी लगाए हुए हैं। इसीलिए इस देश की माताओं को विशेष त्याग की आवश्यकता है माँ। शिवाजी की माता जीजाबाई अगर वीर माता ना होती तो क्या महाराष्ट्र को शिवाजी स्वतंत्र करवा पाते? आज देश की सभी माताओं को जीजाबाई बनना होगा, तभी इस देश का कल्याण होगा और उसकी शुरुआत उन्हीं से हो। माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम माता जीजाबाई की तरह मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकूं। यह कर आजाद ने माँ के चरण छू लिए। और अगर कहीं सरकार ने तुझे जेल में डाल दिया तब क्या होगा पुत्र? बुरे कर्म करके जेल जाना तो निश्चित रूप से बुरा ही कहलाता है, परंतु माँ, अपने देश की आजादी के लिए लड़ते हुए जेल जाना तो बुरा नहीं है माँ। देश की सेवा में जेल जाना तो किसी तीर्थाटन की तरह होती है माँ, तुम्हें पता है ना। दुष्टों का नाश करने वाला भगवान श्री कृष्ण जेल में ही पैदा हुए थे। अंग्रेजों के अत्याचार को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है माँ। वह जेल भेजती है तो भेज दे, परंतु अब किसी भी तरह उसके अन्याय का समापन होना निश्चित है। वैसे मैं तुम्हें एक और बात का यकीन दिलाता हूँ कि किसी भी स्थिति में सरकार मुझे जेल नहीं भेज सकती है। तुम्हारा पुत्र आजाद है और आजाद रहेगा। ब्रिटिश सरकार का कोई भी सिपाही तुम्हारे बेटे को जीवित हाथ नहीं लगा पाएगा। अंग्रेज की दुष्टता को समाप्त होना ही है माँ। यह अत्याचार अब यह देश ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वह साम्राज्यवादी तंत्र अब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अच्छी बात है पुत्र, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। मेरी तो बस यही कामना है कि तू युग युग जिए, तेरा बाल विवाह का नाम पाए। ईश्वर तेरे अनिष्ट की पूर्ति में सदैव तेरे साथ रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा पुत्र। माँ, तेरा आशीर्वाद ही तो मेरी एकमात्र शक्ति है। मैंने तेरी कोख से जन्म लिया है माँ, और आज तुमसे वादा करता हूँ कि जीवन में कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि जिससे तेरी कोख को शर्मिंदा होना पड़े। तेरे दूध को ला जाने वाला कोई भी कृत्य मैं नहीं करूंगा माँ। यह संसार तो नाशवान है ही, संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसका नाश नहीं। राम कृष्ण बुद्ध जैसे देवता भी संसार में सदैव शरीर तो नहीं रह पाए। एक ना एक दिन इस देश की कन कन तुम्हारा नाम लेकर कहेगा कि अगर माता हो तो तुम जैसी। कहते कहते आजाद का कंठ भर आया, वे भावुक हो गए। जाओ पुत्र मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दो। जगरानी देवी ने आजाद के माथे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। उन तीनों ने जगरानी देवी के चरण स्पर्श किए और वहां से चले गए। आइए अब बात करते हैं काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में। ये क्या है और कैसे, और जो है इनसे क्या लाभ हुआ चंद्रशेखर जी। कहते हैं कि किसी संगठन को चलाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता, कुछ कुछ ही धन की आवश्यकता नहीं, बहुत धन की आवश्यकता होती है। तो उसी धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है ये काकोरी ट्रेन डकैती का जो योजना बनाई गई। और योजना इस प्रकार है कि क्रांति दल के लिए धन की व्यवस्था भी किसी तरह नहीं हो पा रही थी और धनाभाव के कारण तमाम कार्य बाधित। एक बार जो है बैठक में फिर किसी डकैती की चर्चा आने पर आजाद ने कहा, अब हम आम जन के यहाँ डकैती नहीं डालें, इससे समाज में गलत संदेश जाता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने भी उनकी इस बात को स्वीकार किया, परंतु सवाल तो अब भी वही था कि धन आए कहां से, और धन के बिना तो कोई काम चल नहीं सकता।
अंत में यह निश्चित किया गया कि अब सरकारी खजाने को लूटा जाए। आखिर वह पैसा तो देश का ही है, जिसे यह सरकार देश के लोगों की ही गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए इस्तेमाल कर। हालांकि दल के कुछ सदस्य इस विचार से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि सरकारी खजाने का लूटने का अर्थ होगा सरकार को सीधे चुनौती देना, और तब सरकार अपनी सारी ताकत में गिरफ्तार करने में लगा दे, और तब पूर्णतः जो है, जब तक दल पूर्णतः मजबूत नहीं हो जाता ऐसा करना ही होगा। परंतु दल के अधिकांश लोगों की राय यह थी, अगर लूटना ही है तो सरकारी खजाने को ही लूटा जाए, आगे जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी सरकार कौन सा उन्हें छोड़ने वाली थी। वैसे तो वे सरकार की आंखों में किरकिरी बने हुए थे। आखिर सबने एक मत से सरकारी खजाने लूटने की सहमति दी। तय किया गया कि 8 नवंबर डाउन पैसेंजर जो मुरादाबाद की ओर से आती है और काकोरी स्टेशन के आउटर सिग्नल पर रोकर लूटा जाए। आउटर सिग्नल पर आते आते ट्रेन ट्रेन की गति काफी धीमी हो जाती थी। ऐसे में उससे उसी जगह पर रोक कर लूटना ज्यादा आसान था। इस दल में लोगों को पक्का पता था कि इस ट्रेन से सभी स्टेशनों पर से बटोरा गया पैसा लखनऊ के सरकारी खजाने में जमा करने के लिए भेजा जाता। 9 अगस्त 1925 का दिन था। उस दिन हवा की गति रोज से कुछ ज्यादा तेज थी। मुर्दाबाद की ओर आने वाली 8 नंबर डाउन पैसेंजर आकर बाला माऊ स्टेशन पर रुकी। बाला माऊ स्टेशन से 3 लोग दूसरे दर्जे में सवार हुए और 7 लोग तीसरे दर्जे। इंजन ने सीटी दी और ट्रेन चल। जो ही वह ट्रेन काकोरी स्टेशन के आउटर सिग्नल पर पहुंची, किसी ने जंजीर खींच दी और ट्रेन रुक। किसी भी यात्री को इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्या हो। वैसे भी इस योजना को बनाते समय ही यह बात तय कर ली गई थी कि किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अगर बहुत आवश्यक हुआ तो हवाई फायर करके धमकी दी जा सकती। गाड़ी रुक जाने के बाद लामाऊ से सवार सभी 10 के 10 यात्री नीचे उतर आए। 10 लोगों के हाथों में भरी हुई पिस्तौल थी। इंजन के ड्राइवर और फायरमैन को उनमें से 2 लोगों ने जाकर पहले ही बांध दिया। 4 लोगों ने गाड़ी के दोनों ओर कर कहा कि कोई भी व्यक्ति हिलने डुलने अथवा ट्रेन से उतरने का प्रयास ना करे, वरना गोली मार दी जाएगी। हम क्रांतिकारी और सरकार द्वारा जनता से लूटे गए खजाने को वापस लेने आए। हम किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना नहीं चाहते, इसलिए कोई भी यात्री बिना मतलब शरारत करने का प्रयास ना करे। यात्री चुपचाप अपने डिब्बे में बैठे रहे और जो है ट्रेन से सरकारी खजाने को बाहर निकाला गया, जो एक सीलबंद संदूक में रखा गया था। हथौड़े से उसका ताला तोड़ा जाने लगा। अचानक लगा जैसे सबका खून जाम सा हो गया। दूसरी दूर से किसी ट्रेन के आने की आवाज आ रही। बिस्मिल ने धीरे से कहा, लगता है पंजाब मेल आ रही, इसी ट्रेन का समय हो रहा है। सबने पूरी सावधानी के साथ अपने हथियार नीचे कर लिए। पंजाब मेल धड़धड़ाती हुई नजर आई। सबने राहत की सांस ली। एक बड़ी मुसीबत टल गई। ट्रेन गुजर जाने के बाद सभी लोग कुछ देर तक शांति से खड़े रहे। थोड़ी देर बाद संदूक का ताला टूटने पर 100 रुपया निकाल लिया गया। दल लखनऊ की ओर जाने वाले जंगली रास्ते से वापस लौट आए। सरकारी खजाने को लूटने ये लोग थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद। अन्य लोगों में मनमंथनाथ गुप्त, बनवारी लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, मोतीलाल, सचिव चंद्र रथ नाथ, मुरारी लाल और केशव चक्रवर्ती थे। यह जो योजना राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाई। यह लूट ब्रिटिश सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा थी। सरकार के खिलाफ एक खुली चुनौती। गौरी सरकार थर्रा उठी। सरकारी अमले सक्रिय हो उठे। गुप्तचर विभाग सक्रिय हो गया। क्रांतिकारियों की खोज में सरकार ने अपनी सारी ताकतें झोंक दी। कौन सी सरकार? ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार। चारों तरफ क्रांतिकारियों की खोज होने लगी। 25 अगस्त को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के उन सभी नगरों में छापे मारे जहां क्रांतिकारियों के होने का जरा भी, थोड़ा सा भी संदेह होने पुलिस उस जगह की मिट्टी खोद डालती थी। जगह जगह पुलिस का जाल बिछा दिया गया था।
आखिरकार आजाद और उनके कुछ साथियों को छोड़कर लगभग सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार क्रांतिकारियों को कुछ लोग कच्ची मिट्टी के बने थे। पुलिस की पिटाई के सामने वह टूट गया और दल के कई गुप्त ठिकानों के बारे में पुलिस को बताया। बहुत से अड्डों से पुलिस ने क्रांतिकारियों को खोज निकाला। हजारों क्रांतिकारी जेल में ठूस। अदालतों में इन मातृभूमि प्रेमियों पर मुकदमा चलाया जाने लगा। कितने आश्चर्य की बात है कि इन राष्ट्र प्रेमियों पर इनके ही राष्ट्र में मुकदमा चलाया जा रहा था और कई वकीलों ने क्रांतिवीरों के मुकदमे की पैरवी बिना फीस ले लिए की। लेकिन सरकार तो पहले से ही इरादा करके बैठी थी किसी भी कीमत पर दल को छोड़ना नहीं। लगता है इन पैरवियों का कोई फायदा नहीं हुआ। जिन्होंने क्षमा मांग लिया था, आइंदा किसी भी क्रांतिकारी गतिविधि में भाग न लेने की लिखित प्रतिज्ञा की, उन्हें छोड़ दिया गया। अन्य वीरों को काले पानी की सजा दी। राम प्रसाद बिस्मिल, उस्फाकुल्ला खान, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लहेरी सरकार ने सजाए मौत। देश भर में खलबली मच गई। अदालत की इस फैसले के सारे देश में भरपूर आलोचना भी हुई, परंतु इससे सरकार को घंटा फर्क पड़ता है, वो भी ब्रिटिश सरकार। बिस्मिल अच्छे बड़े शायर थे। अपनी सजा सुनकर उन्हें एक शेर पढ़ा जिसमें उनका जोश और देशभक्ति देखते ही बनता था। होश में आ जाओ बुलबुलो, हम चमन खतरे में है, अब चमन खतरे में है। यह देशवासियों के लिए एक संदेश था। क्रांतिकारियों के लिए फांसी का तख्ता तैयार कर लिया गया। जेलर जल्लाद डॉक्टर मजिस्ट्रेट सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर मौत की एक काली सी परछाई नजर आ रही थी, परंतु जिन्हें फांसी दी जाने वाली थी उनके चेहरे पर हल्की सी भी शिकन नहीं थी। मौत के भय का एक छोटा सा निशाना भी उनके दीवाने चेहरे पर नहीं नजर आ रहा था। मौत की इस परी में सभी से मुस्कुरा रहे थे और उद्घोष कर रहे थे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्रांतिकारियों को फांसी के तख्ते के सामने लाया गया। सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल तख्ते पर चढ़े। जल्लाद ने उनके गले में फांसी का फंदा डाल दिया। बिस्मिल ने अपना आखिरी शेर फांसी के तख्ते पर चढ़कर पढ़ा, जो आज भी इतिहास के सुनहरे पन्ने में दर्ज है। इसे उर्दू साहित्य एवं क्रांति के इस इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। बिस्मिल्लाह के पैर के नीचे से फांसी का तख्ता खिसका और वह परम वीर से बलिदान हो। इसी तरह अशफाक, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को भी फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। मां भारती के चरणों में चार फूल अर्पित हो गए। इन शहीदों की गिरफ्तारी के बाद आजाद ने बहुत चाहा कि जेल पर आक्रमण करके इन क्रांतिकारियों को छुड़ा लिया। इसके लिए बहुत प्रयत्न भी किए, परंतु संगठन बिखर चुका था। ये सभी प्रमुख साथी जेल में थे। राम प्रसाद बिस्मिल के बाद उन जैसा नेतृत्व करता भी कोई नहीं था। अतः आजाद के लाख प्रयास के बाद भी कुछ नहीं हो पाया और वे चारों वीर फांसी पर लटका दिए। आजाद बहुत दुखी थे। अगर वह यह कहा जाए कि वो बिल्कुल टूट गए थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल जैसा नेतृत्व करता और अशफाक जैसा जोरदार साथी मिलना बहुत मुश्किल था, परंतु नियति ने यह जहां पहुंचा दिया था उसका निर्वाह तो करना ही था। सच तो यह है कि जीवन जो है, सच यह है कि वह जीवन की ही नियति का खेल था। नियति का चक्र मनुष्य को पल पल भटकाता रहता है। मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले वे महावीर जीवन की किसी भी क्षेत्र में होते तो अत्यंत सफल व्यक्ति होते, परंतु सफलता और सार्थकता में यही तो अंतर है। सफलता समाज में स्थापित करती है। सफल व्यक्ति समाज में अपनी उपस्थिति बहुत पुरजोर तरीके से दर्ज करता है, परंतु उसकी सफलता बस उसके जीवन तक काल तक ही सीमित रहती है। जबकि सार्थक व्यक्तित्व प्रकृति के लोग एक अनमोल निधि होता है। वह चाहे सफल हो या नहीं, परंतु प्राकृतिक नैसर्गिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी अवश्य दर्ज कराता है। आजाद, बिस्मिल, अशफाक, भगत सिंह जैसे लोग चाहे सफल हुए हो या नहीं, परंतु वे सब सार्थक व्यक्ति थे। उनका जीवन सार्थक था। सरकार की नजर अब आजाद एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जो कभी भी सरकार को चुनौती दे सकते थे। अतः ब्रिटिश सरकार के आजाद की गिरफ्तारी बहुत आवश्यक थी। इसके लिए उसने एक घोषणा की जिसके बड़े बड़े पोस्टर छापे गए। अन्य प्रचार माध्यमों से भी इस घोषणा को बार बार दोहराया गया।
वह घोषणा थी, चंद्रशेखर आजाद को पकड़वाने में मदद करने वालों को बहुत सा इनाम दिया जाए। पुलिस की यह घोषणा चारों तरफ फैल गई। आजाद तक भी यह घोषणा पहुंची, परंतु वे अब इन बातों से उब चुके थे। सरकारी घोषणाओं एवं उसके जाल बिछाने से कोई उन्हें मतलब नहीं रह गया था। तो बस एक निष्काम कर्मयोगी की भांति अपना कार्य कर रहे थे। ये इस बात के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा थे कि जीवित रहने वे ब्रिटिश सरकार के हाथों में नहीं आएंगे। इस बीच आजाद झांसी के निकट एक गांव ढिमरपुरा के जंगलों में रहते। उनका संपर्क झांसी के क्रांतिकारियों से हो गया। उन्होंने आरोचन जंगलों में अपने दलों के सदस्यों का हथियार चलाना एवं सिखाना शुरू किया। परंतु आजाद के जीवन में स्थिरता लिखी ही नहीं थी। सच तो यह था कि स्थिरता उनकी प्रवृत्ति में भी नहीं। वह बहुत जल्दी जंगली जीवन से उब गए और ढिमरपुरा में ही ब्रह्मचर्य का भेष बनाया, एक झोपड़ी बनाई और उसी में रह। आजाद हनुमान भक्त बाल ब्रह्मचारी थे, अतः वही रूप रखना उनके लिए ज्यादा आसान। धीरे धीरे आसपास के गांव में उनके व्यक्तित्व की चर्चा होने लगी। गांव वाले ने उनका वो सम्मान किया। धीरे धीरे झोपड़ी पर वह एक मंदिर बन गया। उन्हें कोई पहुंचा हुआ साधु संत समझकर धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी। आजाद को अब इस भीड़ से परेशानी होने लगी। वे एकांतवास चाहते थे और यहाँ आलम यह था कि लोगों की भीड़ उन्हें हर पल घेरे रहती। एक दिन उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों एवं बहनों, मैं कोई बड़ा साधु नहीं, मेरे पास कोई दैवी शक्ति भी नहीं। मैं तो उस परमात्मा का एक साधारण सा बंदा हूँ जो उसे याद करते उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आप बेकार यहाँ तक आकर अपना समय नष्ट कर रहे हैं। परंतु उनकी इस बातों को लोगों ने निहंकारता समझकर उनका और भी सम्मान शुरू कर दिया। जितना ही वे लोगों को मना करते उतना ही लोगों के पास आते। आजाद अब उन आगंतुकों से काफी परेशान हुए। एक दिन आजाद के पास गांव के जमींदार भी पहुंचे। आजाद ने उनसे प्रार्थना की, महोदय, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मेरा नाम हरिशंकर है, कृपा करके आप मुझे रहने के लिए कोई उचित जगह दे दीजिए। मैं एकांतवास करना चाहता हूँ, इसमें भीड़ जो है बड़ी बाधक सिद्ध हो। जमींदार आजाद की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने ही घर में आजाद को रखने की व्यवस्था दी। जमींदार का आजाद पर विश्वास काफी बढ़ चुका था। उन्होंने अपनी बंदूकें, पिस्तौलें और कारतूस उन्हें सुपुर्द कर दिए। अब आजाद ने अपने साथियों से फिर से संपर्क साधा और वहां के जंगलों में ही निशानेबाजी का अभ्यास करने। कभी कभी जमींदार उनके साथ शिकार पर जाया करते थे और उनके साथ निशानेबाजी में भी रुचि लेते थे। एक दिन जमींदार से आज्ञा लेकर आजाद धीमारपुर छोड़कर झांसी रहने के लिए आ गया। वहां वे एक मोटर कंपनी में काम कर, वही उन्होंने अच्छी ड्राइविंग सीख ली। उसमें किसी को जरा सा भी शक नहीं था, शक नहीं था कि हरिशंकर ही आजाद है। उत्तर प्रदेश में उन्हीं दिनों आजादी का आंदोलन पुनः जोर पकड़ने लगा था। उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी कीमत पर आजाद को पकड़ना चाहती। उसने अपना सारा जोर उन्हें पकड़ने पर लगा दिया। पुलिस के बढ़ते दबाव को देखकर आजाद मुंबई निकल गए। मुंबई की सड़कों पर भटकते भटकते कई दिन बीत जाने के बाद अंततः विवश होकर वे बम्बई दरगाह पर कुलियों के साथ भर्ती। वे वहां बोझा ढोकर अपनी जीविका कमाते और रात को वहीं किसी गोदाम में सो जाते। अपने चार साथियों की फांसी घटना उनके दिल दिमाग पर बुरी तरह से असर किया था। उन्हें ऐसा लगता था कि मानो वे कुछ भी कर पाने में असमर्थ हो गए। यही से असमर्थता और यही असमर्थता उसके मस्तिष्क को किसी जहरीले कीड़े की तरह बार बार डसते थे। वे कुछ भी नहीं कर पा रहे। कुछ दिन मुंबई में रहकर वे कानपुर चले गए। वहां से वीर सावरकर के पास चले गए तथा उनसे सारी बातें कही। आइए आज का चर्चा यहीं पर विराम देते हैं। कल यहाँ से आगे की चर्चा करें। आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे या चर्चा अच्छा लगे तो प्लीज इसे सुनिए, पूरा सुनिए। और आपको अच्छा लगे, आप चाहते हैं कि किसी और कोई और भी सुने, तो आप उसके साथ यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा।
धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड।